आज डॉक्टर राधा कृष्ण जी के जन्मदिन और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित हमारे पीडी सर, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय आलोक जी, खंड शिक्षा अधिकारी सैदपुर एवं करंडा उदय जी, अन्य सभी उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारीगण, हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और सीएसएफ के हमारे साथीगण, बहुत ही अच्छा अवसर है आज के दिन हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरुओं का इतना महत्व है कि यह कहा गया है गुरु गोविंद गुरु खड़े सातो लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। यानी कि ईश्वर के भी दर्शन बिना गुरु के नहीं हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी गई है हमारे यहाँ, तो हम स्वतः ही समझ सकते हैं कि गुरुओं का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। गुरु के बिना हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे गुरुजन बचपन में किस तरीके से हमें पढ़ाते थे, डांटते थे, दुलारते थे और पीटते भी थे। और पिटाइयाँ तो विशेष रूप से याद है, जिन पिटाइयों की वजह से हम लोग आज जहाँ भी पहुँचे हैं उनकी बहुत बड़ी देन रही है कि उनके नाम भी याद हैं और उनके तरीके भी याद हैं, किस वे ऑफ टीचिंग से वो हम लोग पढ़ाते थे, आगे बढ़ाते थे। बड़े संस्मरण है, मैं अगर कहूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। कुछ एक मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक ओझा सर होते थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, तो इस पर हम लोग को उल्टा करके हाथ वो मारते थे जब भी हम लोग कमजोर प्रदर्शन करते थे। तो उनका यही कहना था कि बेटा तुम लोग बोर्ड में मेरिट में आओगे तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितना तुम लोग कंपटीशन में सफल हो करके आओगे। तो मेरा उद्देश्य है कि तुम लोग कंपटीशन में सफल हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, 9th में पढ़ते थे हम लोग कि मतलब क्या निकल रहा है। बोर्ड से बड़ी परीक्षा तो हम लोग को कुछ लगती ही नहीं थी उस समय। क्योंकि अगर बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन से ऊपर आ जाए, 80-90% मार्क्स आ जाए तो बहुत अच्छा है, लाइफ सेटल है। लेकिन उस समय उन्होंने ये सिखाया कि व्हाट इज कंपटीशन। इस तरीके से ऐसे हमारे हिंदी के भी गुरु जी थे, वो भी हिंदी जैसे विषय पे जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकड़ बना पाते थे, हिंदी बेल्ट के रहने के बावजूद भी। हम में से सभी की दुर्भाग्य है कि हम लोग हिंदी बेल्ट होते हुए भी हिंदी विषय में हम लोग की पकड़ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, हिंदी व्याकरण में पकड़ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसमें कामेश्वर गिरी जी सर है, वो भी बहुत पीटते थे हम लोग को कि लेकिन पढ़ लो नहीं तो बाद में तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब लिखोगे आगे चलोगे तो पढ़ोगे तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मेरिट में नहीं आ पाओगे, मात्राओं पे उस पर सब पे नंबर कटते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत बारीकियों को सिखाया, बताया। तो हम लोग को बाद में काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे यूपीपीसीएस में हिंदी सब्जेक्ट होता है, वो भी मार्क फेचिंग होता है और वो भी मेरिट मेकिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसे होता है। तो इन सब चीज़ों में भी बड़ी मदद मिली। एक छोटी चीज़ें कब किस गुरु के द्वारा कही जाए और हमें वो अपने जीवन में आत्मसात कर ले और हम आगे बढ़ने का कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो जिस तरीके से भी जो भी सिखाए तो हम उनको मार भी नहीं सकते हैं, ये आरटी के तहत हमारा प्रावधान है। लेकिन जो भी और तरीके हो सकते हैं, अच्छे तरीके हो सकते हैं। आजकल हम स्मार्ट टीवी के, स्मार्ट क्लासेस के ज़माने में हैं। बहुत ज़्यादा दिन हम लोग को भी एकेडमिक कैरियर खत्म हुए समय नहीं लगा, लेकिन उस समय भी इस तरीके से स्मार्ट क्लासेस की भी शुरुआत हो रही थी। हम लोग की पहुंच उतनी नहीं थी, एक क्लास हुआ करते थे कभी पूरे स्कूल में, तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग देख लिया करते थे, या कोई एक घंटे हम लोग की स्पेशल हो जाती थी तो उसमें हम लोग देख लेते थे। लेकिन अब तो हमारे परिषदीय विद्यालयों में बहुत तेजी से स्मार्ट क्लास बनते जा रहे हैं और बच्चे आधुनिकीकरण से परिचित हो रहे हैं। तो मैं यही आप सभी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि इसमें हमारे सभी क्लीन टीचर्स यहाँ आज उपलब्ध हैं। मैं अधिकतर को मैं पहचान पा रहा हूँ, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो क्योंकि मेरे सीएसएफ के भी हमारे साथी हैं, मैं इनका भी परिचय भी दूंगा। तो ये एक हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे जब निपुण बन रहे हैं तो निपुणता में उनकी केवल मिनिमम दक्षता पे हमें ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि वो निपुणता तो मिनिमम दक्षता की बात हो रही है, चाहे भाषा का हो चाहे गणित का हो। तो हमें ये ध्यान देना है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। केवल ग्रोथ एक यूनिडायमेंशनल होता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। तो हमें उनके ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, हर एक चीज़ व्यक्तित्व की। तो ये हमारी शुरुआत हो जाती है कब से, जब हम टाइम एंड मोशन को फॉलो करते हैं। टाइम एंड मोशन को बहुत ही
सैद्धांतिक रूप से और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। हम उसको फॉलो करें और तब देखें बच्चों को अगर उसके अनुसार चलाएं, उसके अनुसार बताएं, क्लास रूम ट्रांजेक्शन हमारा वैसे चले और बच्चों को उस तरीके से गृह कार्य दिए जाएँ, तो उस तरीके से अगर करें, संदर्शिका का प्रयोग करें लगातार, तब हम उनको अच्छी तरीके से निपुण के आगे भी ले जा सकते हैं। मैंने विगत वर्षों में देखा है कि हमारे यहाँ के बच्चे विद्या ज्ञान परीक्षा में, राष्ट्रीय आधारित प्रतियोगिता परीक्षा में, अटल आवासीय के इंट्रेंस परीक्षा में, नवोदय परीक्षा में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप जैसे ही गुरुओं की देन है जो लगातार उनको पढ़ा भी रहे हैं क्लासरूम में भी, उसके बाद भी कुछ जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ट्यूशन मीन्स की फ्री उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्लीट कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको हमारे व्यापक स्तर पे ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है कि हमारे जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लें अगर, तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो मौलिक रूप से ही तेज हैं। तो अगर उनको जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, उसको बढ़िया ढंग से उनको गृह कार्य दिया जाए, वर्कबुक वगैरह कराई जाए, तो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और उनको अभी से ही मैं कहूँगा कि उनको कंपटीशन की भावना जगाएं। निपुण के साथ साथ जो भी इस समय परीक्षाएं भी हो रही हैं वो OMR शीट के द्वारा MCQs के ऑप्शंस भरने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो याद आ रहा है कि हम लोग हो सकता है सर इंटरमीडिएट वगैरह में पहुंचे तो हम लोगों को ये OMR शीट वगैरह पहली बार देखने के लिए एक आध और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में हम लोग बैठते थे तब मिलता था। अब तो बच्चों को क्लास 1 से ही, क्लास 1 वालों को तो बोलना है और आपको करना है, क्लास 2 से ही आप लोगों को मिल जा रहा है कि आप बच्चों को OMR शीट दे रहे हैं और वो बच्चे भर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि केवल वो जाने ना बल्कि उसके तक वो पहुंचे कि MCQs का क्या पैटर्न है, किस तरीके से उनकी तैयारी रखनी चाहिए कि MCQs को वो सॉल्व करने के लिए वो सक्षम बने। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड उनकी स्टडी करनी है, उनको टीचिंग करना है, ये चीज ध्यान रखना, पेडागोजी हमको पूरी तरीके से फॉलो करना है। तो मैं आज के दिन यही कहूँगा कि आप सभी अपने अध्यापन पद्धति में निरंतर बेहतरी करें और इसको और लोगों को भी बताएं। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के समय केवल हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान ही ना करें। बहुत अच्छा क्राइटेरिया, बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग से ही हम लोग बड़े अच्छे संस्कार आजकल सीख गए हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमारे ये टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी कुछ होने चाहिए। जैसे कि मैं बहुत बार कहता हूँ लेकिन उसको फॉलो नहीं हो पाता है कि एक अभिभावकों का या बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। एक क्लास में कितने बच्चे हो, 25, 30, 35, बहुत क्लास चल रही है तो 40। तो अगर 40 बच्चों के पास अगर मोबाइल नहीं है तो अभिभावक के पास तो जरूर रहा है और डाटा आजकल फ्री रहा है। तो इतना तो है कि बेसिक डाटा का यूज करके आपके टेक्स्ट मैसेजेस को वो पढ़ सके और वो अपने बच्चे को बता सके। तो गूगल बोर्ड जो कि अभी इस समय कई हमारे ऐप भी आ रहे हैं जो निपुण से ही संबंधित हैं। तो जैसे कि NL ऐप है, NL ऐप का अभिभावक भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे हम लोग नवाचार कर सकते हैं जिससे हम उनको इन्वॉल्व करें, अभिभावकों को इन्वॉल्व करें। हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अभी भी काम कर रहे हैं। क्लासरूम में क्या हो रहा है हमारे अभिभावक अभी नहीं जान पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, वो शेयरिंग मेथड यूज करते हैं, वो दिखाते हैं, बताते हैं, इतना वो काम दे देंगे उनको, आपको बुक क्राफ्ट में इतना काम दे देंगे कि बिना पेरेंट तो होगा ही नहीं। एग्जाम 50% तो एग्जाम उनके पेरेंट्स देते हैं। अब बुक क्राफ्ट में ऐसी चीजें बनाने को दे देंगे कि हम ही लोग कर पाएंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो उसका मकसद भी होता है ना कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो। पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो वो एक्टिविटीज कराते रहते हैं। एक्टिविटीज में पूरा घर, पता चला कि पूरा घर बच्चा सर पे उठाया हुआ है और मम्मी पापा उसमें लगे हुए हैं उसका होमवर्क करने में। देख करके तो एक बार लगता है कि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में ऐसे होमवर्क मिलते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं जो वो कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसका एक मकसद होता है कि घर के लोग भी इन्वॉल्व हों और वो लगे कि स्कूल में ये एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्या हमारे पास TLMs की कमी है? रेडीमेड TLMs आ रहे हैं, TLMs बनाने के लिए पैसे आ रहे हैं, बिग बुक्स आ रही हैं,
मतलब 8 पार्ट है ना, 1 पार्ट है ना क्लासरूम ट्रांजेक्शन के कि क्या क्या आपको दिखने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। आप अच्छे मतलब आप एक्टिव टीचर से, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य टीचरों से इतनी बात ही नहीं करता हूँ भाई, आपको पता होगा। तो हमें क्लासरूम पूरा मतलब इनरिच कर देना है कि नहीं कर देना भाई। उनमें से आप किताबें ही, लाइब्रेरी की किताबें ही क्यों नहीं देनी है? जैसे लाइब्रेरी की किताबें इशू होती है ना, तो लाइब्रेरी की किताबें के साथ साथ आप कुछ जो बिग बुक्स वगैरह है उनको भी तो दे सकते हैं। हर साल तो बिग बुक्स आ रही हैं, आप लोग बचा के रखते हैं उसको, किताबों को बचा कर। लाइब्रेरी की भी किताबें इशू नहीं हो रही है। क्या हुआ, एक इशू के लिए एक केवल वो आ गया, रजिस्टर आ गया, 8-10 लड़कों का नाम लिख गया और उन्होंने किस तारीख को लिया, किस तारीख को लिया, बस वो लिख करके वो छोड़ दिया गया। और वो क्यों छोड़ा गया है कि बीएसए आए, बीओ आए तो देखे तो भाई हमको दंडित ना करे। अफसोस कि केवल प्यूनिटिव मेथड ही आप लोग अपने ऊपर यूज करते हैं, नहीं यूज करना है ना। आप तो कहिए कि भाई हम दे रहे हैं, एक रीडिंग कॉर्नर बना रहे हैं तो रीडिंग आवर्स बना दीजिए। सैटरडे को नो बैक डे, कभी भी मनता नहीं, खूब खिलाइए उलाइए, खेल कूद के थक जाए तो कुछ कार्यक्रम, कुछ एक्टिविटीज और भी करा लीजिए। बीओ साहब को बुला लीजिए केपीएस के रूप में, जनप्रतिनिधि को बुला लीजिए, प्रधान को बुला लीजिए, सेक्रेटरी को बुला लीजिए, कोई न मिले एसएमसी अध्यक्ष और मेंबर्स को बुला लीजिए, उनको दिखाइए यूज सेलिंग मेथड्स कि हम क्या कर रहे हैं। 4 एग्जाम्स पास करके हमारे टीचर्स आ रहे हैं, इतना पीसीएस वाले आ रहे हैं, इतना हम लोग सर आ रहे हैं, बीए मतलब ग्रेजुएशन, फिर बीटीसी, फिर टेट, फिर सुपर टेट, 4। और उसके बाद भी जो मेरिट में है ऊपर से वो समय को क्या, तो मेरिट में तो कोई कमी नहीं है। मेरिट में तो मैं दावा करता हूँ कि नॉलेज में इतना नॉलेज दिल्ली के टॉप स्कूल के भी टीचर्स में नहीं होगा। प्राइवेट वो इंटरव्यू बेस्ड है, हमारे यहाँ 4 स्टेज के एग्जाम दे करके वो नहीं आए होंगे हमारे यहाँ का। हाँ बिल्कुल, अरे सर हमारे ऋतु श्रीवास्तव जो भी राज्य शिक्षक पुरस्कार पाई हैं, वो पहले सेंट मैरी में पढ़ाती थी, यहाँ टॉप एशियन स्कूल में। मैं हरदोई में था तो हमारे जितने भी स्कूल होते थे सर इसमें वैकेंसी मेरा तो नहीं आ रही है, क्यों कहते हम वी आर हायरिंग, तो सोच रहे थे कि कुछ दिन बाद हायर करने में आप सेलेक्ट कर दे तो कम से कम 2-3 साल वो टीचर हमारे यहाँ रहेंगे, तो क्योंकि जो उनके अच्छे टीचर होते हैं वो बेसिक में आ जाते हैं। तो आप में गुणवत्ता का और जानकारी का अभाव नहीं है, अभाव एक हो जा रहा है बस इच्छा शक्ति का। कोई जानने ना पाए कि अमुक विद्यालय में क्या हो रहा है। सही, पत्रकारों को बुलाइए, दिखाइए, माल बेचिए। अपना माल क्या है? शिक्षा। इतने बच्चे आ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरे पास कितना टीचर आता है बताने के लिए कि ये मेरा बच्चा सेलेक्ट हो गया है सर, विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हुआ है, ये नवोदय में सेलेक्ट हुआ है। बहुत कम टीचर आते हैं, हमारे पास आते भी नहीं। अरे भाई उसको प्रचारित करवाइए ना, हमारे पास ले आइए। आप संख्या मांगते हैं, नाम मांगते हैं, पहले आइए हम पेपर में दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, सबको डीएम सर से सम्मानित करा रहे हैं, सब लोग से सम्मानित करा रहे हैं, सबके चैम्बर में ले जाएंगे, सभी लोग जाने तो कि बेसिक शिक्षा विभाग सर क्या रहा है, वो सब रहा है। जितने प्राइवेट स्कूल्स के पास आउट होते हैं 100% जितना दिखाता है, उतने हमारे केवल टॉपर्स ही हैं, हमारे संख्या नहीं जाते। हम उनको कैटर कर रहे हैं जिनको शिक्षा का नहीं पता है। हम उस लेवल पे, एकदम तृणमूल लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें मार्च में, अप्रैल में बताना पड़ता है कि गेहूं काटने और उसकी दौरी कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे की पढ़ाई है। धान की गुड़ाई निराई करने से इंपॉर्टेंट बच्चे को स्कूल भेजना। हमको क्या लगता है 2 दिन नहीं भेजेंगे तो ये उपस्थिति क्या होता है? उपस्थिति और ठहराव पे ही तो हम लोग नामांकन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसको कर रहे हैं? उपस्थिति और ठहराव पे। हरदोई जनपद में था सर, तो शिक्षिका ऐसे ही एक अवसर था जब मैं शिक्षकों को सम्मानित कर रहा था, ब्लॉक लेवल पे उस दिन मैं गया हुआ था। वो शिक्षिका हमसे कही कि सर मुझे ये गर्व है कि मेरे यहाँ
विद्यालय पे आने के लिए बच्चे अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं, जिस दिन वो ना है वो रोने लगते हैं। और यही वजह है कि मेरे यहाँ 95% प्लस अटेंडेंस हमेशा रहती है। और एक्सट्रीम वेदर जब हो तब आप हमारे यहाँ के औसत निरीक्षण कर लीजिए, उस समय मैं 90% से एवं आपको अटेंडेंस दिखाऊंगा। अचानक आइएगा बता दो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चे लिटरली लड़ते हैं वहां आने के लिए। इतना अच्छा हमें माहौल देना है, यानी केवल माहौल तो दूर, मतलब कि जाने पे उजाड़ सा दिखने लगता है। हर साल हम लोग पेड़ लगाते हैं, हमारे पास कैंपस भी है, तो भी पेड़वा नहीं मिल पाता है। एक पेड़ माँ के नाम से हम लोग अभियान चला रहे हैं, उसमें भी सटी जा रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं? कुछ तो किसी में तो आगे बढ़े। तो अच्छा करना चाहिए ना। एक कई जगह जहाँ जाता हूँ कैंपस अच्छा दिखता है, पीपल का पेड़ और वो सब तमाम पेड़ वगैरह छाया लगता है कि जिंदगी इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती है। जब केवल मेरा विभाग रहता है, दूसरा एक बात मैं करता हूँ आपके सामने वो कहना चाहूंगा। सर नौकरी हम लोग भी कर रहे हैं, नौकरी आबकारी विभाग भी कर रहा है। गलती किसी की नहीं है सर, सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से आए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करता है? दारू बिकवाता है। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। लेकिन हम लोग का क्या सौभाग्य नहीं है कि हम लोग ज्ञान बांट के हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं? हम लोग नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है ना। हम लोग तो कहीं भी जा सकते थे, कंपटीशन था, मेरिट थोड़ा भी इधर उधर होती, शायद लोअर में अगर एक्साइज पेपर का देखा है तो उसका ज्यादा जाता है, डीओ साहब का भी ज्यादा जाता है उसमें। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है ना कि हम लोग इतने शानदार डिपार्टमेंट में है जो नेशन बिल्डिंग में लगा हुआ है। और उसमें भी एजुकेशन में भी पूरी दुनिया में आप लोग जाएंगे, बहुतों को पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक एजुकेशन। मैं हमेशा ये जोर देता हूं कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में सबसे बेस्ट टीचर, बेस्ट अवेलेबल टीचर क्लास 1 में रहना चाहिए, उसका हेड होना चाहिए, उसके मार्गदर्शन में कक्षा 1 चलनी चाहिए। नींव अच्छी बनानी है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और दुर्भाग्य क्या है, हम में से सभी अभिभावक के रूप में चाहता है कि हमारा बच्चा बीएचयू के मेडिकल कॉलेज में पढ़े, आईआईटी बीएचयू में पढ़े, आईआईएम बीएचयू में पढ़े, मतलब तीनों, मैनेजमेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, तीनों बीएचयू पढ़े, तीनों सरकारी है। अब बीएचयू की चाहे दीवारें फटी हो चाहे काई लगी हो, कोई मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से? वहां फैकल्टी से मतलब है ना। तो फैकल्टी क्या हमारी उतनी कमजोर है बेसिक एजुकेशन की? तो हमें उस चीज को बनानी है अपने आप। और कायाकल्प में तो वैसे ही स्कूल बन गया है, अच्छे दिख रहे हैं। पहले तो दिखने लायक नहीं था, तो बहुत अच्छे हो गए हैं। सरकार आपको 50,000 से 75,000 1 लाख रुपए कंपोजिट ग्रांट मिल जा रहा है। मेंटेन करने के लिए केवल साफ सफाई तक के लिए पैसे जा रहे हैं। पहले कहाँ 7,500 ही केवल जाते थे, और उसमें रंगवाइए, चाक कर दीजिए, डस्टर कर दीजिए, जो कुछ भी करना आप करिए। ये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी आज ये प्रण लेकर के आगे बढ़े कि हमें बेसिक एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है। और इसको खोई हुई प्रतिष्ठा, मैं ये कहूंगा कि प्रतिष्ठित तो बहुत था, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर वापस पाना है। और फिर ये ऐसा कोशिश करना है कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स में लोग एडमिशन कराने के लिए कतारें लगे। अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें एडमिशन के लिए लाइनें लगती होंगी, लेकिन अभी भी इस नो वैकेंसी का भी बोर्ड नहीं लग पा रहा है। तो ये चीज़ हम करें, हमारी समाज में और भी प्रतिष्ठा बढ़े, और भी हम सम्मानित हों, और लोग एक अच्छी दृष्टि से देखें कि हाँ ये बेसिक एजुकेशन के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, कार्मिक हैं। मेरी आज के दिन आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग के माध्यम से बेसिक शिक्षा और बढ़े, और शिक्षकों को आप लोग प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिक्षा अधिकारी महोदय।